ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा बैलेंसिंग एक्ट की। तेरी भी बात मान ली और दूसरे की भी बात मान ली, संतुलन बना रहे। और खासकर चुनावी मौसम हो तो संतुलन बहुत जरूरी हो जाता है। नफे और नुकसान का आकलन हर बात पर किया जाता है। और आज ये मैं क्यों कह रहा हूं कार्यक्रम की शुरुआत में ही, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का लगभग 4 महीने बाद वक्फ संशोधन कानून पर एक आदेश आया। 4 महीने बाद, पर वो अंतरिम आदेश। भाई सुरक्षित रख लिया था फैसला, पूरा आदेश सुना देते कि या तो हम कानून पर स्टे लगा रहे हैं, वरना संसद में बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद कानून बना था, कानून मुकम्मल है, संसद ने बना दिया, इसे लागू किया जाए। पर नहीं भाई, बिहार में चुनाव भी तो हैं, जेडीयू का एक मुस्लिम वोट बैंक भी है। तो क्या यहां पर संतुलन बैलेंसिंग एक्ट की गई है कि अंतरिम आदेश आ गया, उसमें मुसलमानों में थोड़ा उत्साह, एक उम्मीद की किरण। इस कानून का नाम ही उम्मीद है। दरअसल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, उम्मीद। अब मुसलमानों में एक उम्मीद की किरण दौड़ी है कि नहीं नहीं, वक्फ के नाम पर अब उनके खिलाफ नाइंसाफी नहीं होगी। किन किन चीजों पर रोक लगाई गई है, कहां पर कोई रोक नहीं लगाई गई, वो तफसील तो मैं आपको दूंगा। पर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अंतरिम आदेश है, पूरे आदेश का तो अभी इंतजार करना होगा। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, कानून के नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी। तो ये अंतरिम आदेश में जो थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है मुस्लिम समाज को, ये फौरी राहत है। असल में कानून तो क्या ये बनकर रहेगा ही। और सरकार अब ये कह रही है कि देखिए, हमारे कानून पर स्टे नहीं लगाया, यानी कि सरकार की कोई फजीयत नहीं हुई। तो मुस्लिम समुदाय भी खुश, सरकार भी खुश। पर यह खुशी कब तक बरकरार रहेगी? यह सिर्फ चुनाव तक एक अंतरिम व्यवस्था कर दी गई है क्या? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन कानून की। लगभग 4 महीने हो चुके हैं, फैसला सुरक्षित रखा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया था। वक्फ आरोप लगातार ये लगते हैं कि वक्फ के जरिए, इन बोर्डों के जरिए जमीन पर कब्जे का गोरख धंधा चल रहा है। कहीं भी वक्फ बताकर जमीन हथिया ली जाती है। संसद, देश की संसद को भी वक्फ की जमीन बताया जाता है। महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, वहां पर भी एक बड़े जमीन के टुकड़े को वक्फ की जमीन बताया गया। पर इसमें आधी हकीकत आधा फसाना है क्या? और मुस्लिम समुदाय कहता है ये हमें डराने का एक तरीका है क्या? हमारी धार्मिक आजादी में दखल देने की कोशिश की जा रही है क्या? वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार के पेट में दर्द होता है। हिंदू संगठन जो हैं, या हिंदू ट्रस्ट हैं, या मंदिर हैं, वहां पर कोई सवाल जवाब नहीं किए जाते। तो दरअसल इन्हीं सब को लेकर जब सरकार ने कानून बनाने की अपनी मंशा जाहिर कर दी, 2 अप्रैल को लोकसभा में यह विधेयक, संशोधन विधेयक पास हो गया और 4 अप्रैल को राज्यसभा में, 5 अप्रैल को बिल को मंजूरी दे दी राष्ट्रपति ने, यानी कि संस्तुति दे दी, तो वो कानून बन गया। तो उसके बाद 150 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिनमें 72 पर सुनवाई हुई।
और ये सुनवाई ये शुरू हुई अप्रैल के महीने में ही। इनमें तारीख मैं आपको बता दूं, 16 और 17 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना, उन्होंने 16 और 17 अप्रैल को याचिकाओं की सुनवाई की। केंद्र सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को नई याचिकाओं पर विचार से इनकार कर दिया। फिर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए। 13 तारीख को संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो गए। 15 मई को नए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उन्होंने अंतरिम राहत के मुद्दे पर 20 मई की तारीख तय कर दी और 20 और 22 के बीच में यह फैसला फिर सुरक्षित रख लिया गया। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4 महीने बाद आज फैसला आया। पर फैसला अंतरिम था। अरे 4 महीने बाद भी अंतरिम फैसला क्यों दिया जा रहा है? अंतिम फैसला क्यों नहीं दिया गया? पर जो अंतरिम फैसला आया उसमें सरकार को एक जगह राहत मिलती दिखाई दी कि इस कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा विचार है कि भाई संसद का अख्तियार होता है कानून बनाना, कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाता है। कानून इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, ये काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। कानून बनाने का हक तो संसद का, वो हम देते हैं, अपने सांसद चुनकर उन्हें वहां भेजते हैं, तो उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का रुख रवैया रहा है। तो स्टे तो नहीं लगाया, लेकिन 3-4 चीजें जिन पर बहुत विवाद हो रहा था कि वही शख्स वक्फ कर सकता है किसी संपत्ति को जो 5 साल से इस्लाम धर्म अपनाया हुआ हो, अब कौन तय करेगा? उसकी शर्तें क्या है, उसका पैमाना क्या है? मैं हिंदू हूं, कैसे साबित करूं मैं हिंदू हूं? मैं मंदिर नहीं जाता पर मैं हिंदू हूं, मेरे घर में हिंदू है, मंदिर है, मेरे माता पिता, मेरी धर्मपत्नी मंदिर में पूजा करती है, मैं नहीं करता, तो मैं क्या हिंदू नहीं रहा? अब यह तय कौन करेगा? तो इस पर रोक लगा दी। नए कानून में था कि 5 साल तक आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। भूमि विवाद, अब विवाद हो गया कि यह वक्फ की जमीन है या नहीं। नए कानून ने यह अधिकार दे दिया था कलेक्टर को। अब कलेक्टर तो खुरपेच कर सकता है सरकार के आदेश पर, और आजकल तो चरण वंदना करते दिखाई देते हैं बहुत से अधिकारी, साष्टांग हुए रहते हैं जो भी सत्ता में होता है उसके सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कलेक्टर नहीं है तो ट्राइब्यूनल करेगा तय, विवाद सही है या गलत है, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। फिर जो बोर्ड बन रहे थे, वक्फ बोर्ड, केंद्रीय भी और राज्यों के भी, अब केंद्र में 22 मेंबर थे, पर जो संशोधित जो कानून आया उसकी धारा 9, 14 और 23 वो क्या कहती है? ये कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, उनका दावा है कि 22 सदस्य थे, अब तो 12 तक, यानी कि बहुमत गैर मुसलमानों की हो सकती है। तो कानून मुसलमानों का, पर उसको लागू करने के लिए जो बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम भी ज्यादा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नथिंग डूइंग, 4 से ज्यादा 22 में से गैर मुस्लिम नहीं हो सकते। केंद्रीय बोर्ड में और राज्य बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं, 11, वहां 11 में 7 भी हो सकते थे पहले। और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड का जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बेहतर होगा कि वो मुसलमान हो, बेहतर होगा। सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया भाई मुसलमान होना चाहिए? हिंदू बोर्ड का, किसी भी ट्रस्ट का कोई मुसलमान या गैर हिंदू उसका CEO हो सकता है क्या? ये हीला हवाली, ये ग्रे एरियाज क्यों छोड़ दिए गए हैं?
वक्फ बाय यूजर को मान्यता ना देने का प्रावधान। भाई ये वक्फ की जमीन है, यहां पर कब्रिस्तान है या मस्जिद है, सालों से चली आ रही है, कोई डीड नहीं है, कागजात नहीं है, पर उसका इस्तेमाल हो रहा था। इसे अब मान्यता नहीं दी जाएगी। नए कानून में ऐसा कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनमाना नहीं है। अब इन बातों को लेकर एक जगह जहां खुशी है मुस्लिम समुदाय में, थोड़ा गम भी है, कहीं खुशी कहीं गम। संपत्ति रजिस्ट्रेशन का प्रावधान बरकरार रखा गया है और संरक्षित स्मारक जो हैं वो वक्फ संपत्ति नहीं हो सकते, ये नया कानून जो कह रहा था, इसे भी बरकरार रखा गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भाई जल्दी से अंतिम फैसला ला दो। ठीक है, ये अंतरिम फैसला तो आ गया, और धर्म बदलकर कितने लोगों ने जमीन वक्फ की, ये 5 साल का जो कानून, हालांकि इस पे स्टे लग गया है। सरकार के पास डेटा होगा, सरकार डेटा क्यों नहीं देती? और जनजाति समूह के मुसलमान संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और जो पार्टी जिसकी सरकार है, अगुवाई कर रही है, जो मुसलमानों को टिकट देने को तैयार नहीं, इनके बारे में इतना परेशान क्यों है? ये राजनीतिक सवाल पहले भी पूछ रहे थे, अब फिर पूछा है। जबकि अरशद मदनी जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि 3 विवादित धाराओं में मिली राहत का हम स्वागत करते हैं। इसे काले कानून के खत्म होने तक कानूनी और लोकतांत्रिक जद्दोजहद जारी रहेगी। जबकि खालिद रशीद फिरंगी महली वो कह रहे हैं कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यास्मीन फारूकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट को पूरे कानून पर रोक लगानी चाहिए थी। जिन बिंदुओं पर रोक लगाई है वो बहुत बेसिक है, उम्मीद है कि कोर्ट इंसाफ करेगा। पर सरकार कह रही है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि देखिए कानून पर तो कोई रोक लगाई नहीं है, और ये रोक क्या फौरी रोक है? अंतरिम फैसला, अंतिम फैसला, ये अंतरिम जो आया है, अंतिम फैसले में क्या कुछ बदलाव भी हो सकता है? और वो अंतिम फैसला क्या जब चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे बिहार में उसके बाद आएगा? असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और किरण रिजिजू क्या पलटवार कर रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। तो सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव से पहले कोई विवाद ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो घटकों को भी, क्या ये किया जा रहा है? और इसीलिए क्या रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर रोक लगाई सरकार उन पर विचार करेगी। पर किरण रिजिजू विचार वाली बात तो करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक जेपीसी बनी थी इस पर, और उसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं 5 साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त पर कोर्ट ने राज्य के नियम बनाने तक रोक लगाई है। तो राज्य जब नियम बना देंगे तो ये 5 साल भाई आप पहले इस्लामी धर्म मानते आए हैं या नहीं, ये पेंच फिर से बना रहेगा क्या? ये कब सुलझेंगे? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश थमेगा वक्फ पर क्लेश और कानून पर स्टे से इनकार, फजीहत से बची सरकार फिलहाल या हमेशा के लिए? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, ए के वाजपेयी।
रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, एक और अहम घटक एनडीए का। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, युवा हैं लेकिन तजुर्बा अच्छा खासा है, आदेश रावल। अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से। महेश वर्मा, लगभग 4 महीने लग गए, फैसला सुरक्षित था, अंतरिम ही फैसला आता है, अंतिम ही फैसला आ जाता, सारा विवाद ही खत्म होता, एक चीज हमें पता लग जाती, यह है फैसला। संदीप भाई, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो अंतरिम आदेश है, एक स्वागत योग्य पहल है। एक ऐसी पहल है जो कई चीज़ों पे लगाम लगाता है, कई विवादों को अंत करता है, कई धार्मिक उन्माद के ताक में लगे हुए लोगों को कहीं तमाचा मारता है। और उस काले कानून को जो कांग्रेस ने 2013 और 1995 में जो अमेंड करके वक्फ कानून अमेंड करके जो बनाया था, जिसके बाद वक्फ संसद से लेकर किसी भी गांव गरीब के संपत्ति पे हाथ रख दे वो संपत्ति उसकी हो जाएगी, उसको किसी दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ों पे भी कहीं विराम लगा है। अब सवाल ये उठता है कि इस अंतरिम आदेश से नुकसान किसका हुआ है? जो राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित है। आप आगे चले जाते हैं, एक कदम आगे चले जाते हैं, दंगा फसाद करके इसके अरे भाई तमाचे तुमुचे तो आपने अच्छे खासे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मैं कह रहा हूं अंतरिम आदेश क्यों आया? अंतिम आदेश आ जाता आज। सर ये तो कोर्ट ने ऑलरेडी उसको बताया भी है, कहा भी है। अगर उस आदेश को पढ़ा जाए, जो संविधान पीठ है, कानून आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि संसद इस देश में कानून बनाता है, हम उसे देखते हैं कि कानून बनाते वक्त जो है किसी तरह की भाई ये समझ में आ गया, अंतिम आदेश दे देते ना, अंतरिम क्यों दिया उसका जवाब नहीं दे रहे आप। सर अंतरिम आदेश जो है सरकार के हाथ में नहीं होती है ना, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है ना। जो देश का सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके हाथ में है, न कि हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में जो है वो बात तो हम जरूर कहेंगे कि आज 2013 और 1995 तमाचा मार काला कानून था, तमाचा किसके मारा? एक सेकंड, धार्मिक आवश्यकता बता के, अरे सुनिए ना, एक सेकंड क्या लीजिए आप, आधी मिनट लीजिए। संविधान का जो हनन जो है धार्मिक मान्यताओं के ऊपर हो रहा था। सर धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो संविधान का हनन किया जा रहा था, जिसको ये दुहाई देकर याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये हमारी धार्मिक आवश्यकता है, जिसके ऊपर ये कानून अमेंड किया गया है, जिसमें बदलाव किया गया है, बड़ी स्पष्टता के साथ उसको भी आज कहीं खारिज किया है। ठीक है, आपको मैंने पूरा समय दिया, सवाल किया है कि ये धार्मिक आवश्यकता नहीं हो सकती है। सवाल भी तो कुछ पूछ लें आपसे जी। 5 साल मुस्लिम धर्म आपने निभाया है या नहीं, ये शर्त, इस पर रोक लगा दी, ये किस पर तमाचा है? नया कानून कहता था बताओ 5 साल से आप मुसलमान थे या नहीं थे। हिंदू से तो खैर नहीं पूछा जाता, मुसलमान से पूछा जा रहा है। फिर भूमि निपटारा जिस पे विवाद है, ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, वो पूरा हक दे दिया था डीएम को। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, ये कलेक्टर नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। जो वक्फ बोर्ड है उसमें 22 में से 12 सदस्य, देखिए धारा 9 में गैर मुसलमान हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, तो ये तमाचा किसके मुंह पे मारा जा रहा है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, प्रबंधन के तहत आप धार्मिक आजादी की जो मांग कर रहे थे इस याचिका के जरिए, उसको तो ठुकराया गया, इसको मानना पड़ेगा। अब रही बात ठुकराया गया कि आप मैनेजमेंट के तहत क्या नहीं कहा गया सर, गैर मुस्लिम को तो नकारा गया ना। गैर मुस्लिम सदस्य तो
आपने कह दिया कि गैर मुस्लिम सदस्य अरे आप 12 तक कर सकते थे। सरकार ने यही कानून बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र बोर्ड में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते और राज्य के बोर्ड में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते 11 में से। सुप्रीम कोर्ट वरना आपने प्रावधान जो बनाया था 11 में से 7 गैर मुस्लिम हो सकते थे। किसी हिंदू बोर्ड में कोई मुसलमान उसका सदस्य हो सकता है बहुमत में? बताइए ना मुझे, खुल के बात करते हैं। हो सकता है सर, हो सकता है, कहां पे? कहां पे? मैं सर श्राइन बोर्ड होता है ना, अब अच्छा, उसमें मुसलमानों की बहुतायत हो सकती है। अगर सुनिएगा नहीं तो दर्शकों को आप वंचित करिएगा। अच्छा, मुसलमान वहां पर बहुतायत में हो सकते हैं। कश्मीर श्राइन बोर्ड का राज्यपाल सर, मैं आप बोलने नहीं दीजिएगा तो कैसे? नहीं बोलिए ना, पूरा वक्त है, पूरा वक्त है। आपके दर्शकों को समझ में आएगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो होता है, उपराज्यपाल जो होता है, वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन होता है। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो उपराज्यपाल है तो उस बोर्ड का चेयरमैन रहेगा। उस बोर्ड में, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जितने सदस्य होते हैं उनमें बहुमत गैर हिंदुओं का हो सकता है क्या? हाँ या ना? होना अलग बात है। चेयरमैन की मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल कुछ पूछूंगा, कुछ और जवाब देने लगेंगे तो बात नहीं बनेगी ना सर। मैं अब आ जाइए कि आप याचिका क्या थी कि गैर मुस्लिम हमारी धार्मिक आवश्यकता का कहीं हनन है, उसके ऊपर जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने नजरिए को रखा कि नहीं, इस तरह की कोई भी धार्मिक, ये संविधान का हनन है। धर्म के आधार के ऊपर संविधान में जो है कानून की अवधारणा सोची जाए, कानून को लाया जाए, कानून बनाया जाए, तो ये देश जो है कहां से धर्मनिरपेक्ष हो गया? नहीं, आप तो डीएम को दे रहे थे अधिकार कि भूमि विवाद है, ये वक्त की संपत्ति है या नहीं है, और ये मानते हुए देखिए, एक मिनट सुनिएगा ना महेश भाई, कि हाँ जमीनों पर कब्जा किया जाता है, ये गोरख धंधे भी चलते हैं, उन पर रोक तो लगनी चाहिए। पर आपने तो खुली छूट दे दी थी डीएम को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। तो ये किस पर तमाचा है? कह रहा हूं कि नहीं, आप सर, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आज भी जो वक्फ बोर्ड जो स्टेट में है, उसका जो मंत्री होता है, उसका जो कमिश्नर होता है, जो मंडल आयुक्त जिसको बोलते हैं, डीएम जो होता है, उसका इंटरफेरेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रशासक के नाते वो उसमें कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन अब रही बात कि उसको जो तय करना था, आप न्यायालय ने ये कहा कि आपका न्यायालय का जो मतलब अपने हाथ में रखना कानून था, रेवेन्यू का जो कानून था, आप वक्फ बोर्ड का संचालन नहीं, आलोक कुमार जो अध्यक्ष हैं अपॉर्चुनिटी ये थी, वो कह रहे हैं कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस के प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ राज्यों के नियम बनाने तक रोक लगाई है। मुझे लगता है अंतिम फैसला कानून के समर्थन में होगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। मैं फिर कह रहा हूं, मतलब खेल होना बाकी है अभी। आलोक जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उससे मैं उसके ऊपर कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं दूंगा आपको, लेकिन इतना तो जरूर बोलेंगे, वीएचपी के अध्यक्ष पर कुछ नहीं बोलेंगे, अंतरिम आदेश के ऊपर, उसके ऊपर तो जरूर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अगर उस चीज को कोर्ट ने आज के डेट में जो धार्मिक उन्माद और धार्मिक आजादी और संविधान का हनन और काले कानून का अंत किया, और इसके ताक में और इसके आड़ में जो इस ताक में थे कि भाई पूरे देश में जो है दंगा फसाद कराया जाए, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कराया जाए। हिंदू मुसलमान तो आप करा रहे थे। आज कहीं ना कहीं ये मरहम का काम एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, ना विधानसभा में ना लोकसभा में, और मुसलमानों के पैरोकार आप बन जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब इतना नादान समझ रहे हैं, मासूम समझ रहे हैं हमें? सर मैं कह रहा हूं कि आज पंजीकरण लैंड मैनेजमेंट, सुनिए सर, लैंड मैनेजमेंट का ये विषय है, ना कि धर्म का विषय है। अच्छा, ये लैंड मैनेजमेंट करने का विषय है सर। ये कानून लैंड मैनेजमेंट के लिए बना हुआ था सर। तो लैंड मैनेजमेंट करने आप उतरे, ठीक है। फराज किदवई को लेकर आइए स्क्रीन पर। ठीक है फराज, स्वागत करेंगे। 3 जो बड़े विवाद थे उन पर स्टे लगाता दिखा है सुप्रीम कोर्ट, चाहे अंतरिम आदेश ही सही। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं महेश जी की एक बात को करेक्ट कर दूं कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड एक्ट 2000 के हिसाब से अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब
उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के होंगे तो वो उसके चेयरपर्सन या मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये मैंने उसकी साइट से निकाल करके पहले ही रिसर्च करके रखा हुआ है, तो ये तथ्य गलत पेश किया गया है आपके इतने बड़े शो में। खैर चलिए संदीप जी, अब आ जाते हैं आपने इस वक्फ एक्ट पे जो आपने हमारा सवाल पूछा है उसकी चर्चा पे। देखिए क्या है कि अभी आपने एक बात बोली बैलेंसिंग एक्ट वाली संदीप जी, तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो दिया है फैसला, इसको एक मैं बैलेंसिंग एक्ट नहीं मानता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संदीप जी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। संसद का जो अधिकार है वो कानून बनाने का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्पेक्ट दी। और जो हमारे देश में बहस चलती है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी की, उसको भी एक तरह से रिक्वेस्ट आप इसका स्वागत करते हैं? नहीं, पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फराज भाई, आप इसका स्वागत करते हैं इस अंतरिम आदेश का, या बेहतर होता ये अंतिम आदेश होता? मैं स्वागत करता हूं। मैं, हाँ देखिए दोनों चीजें संदीप जी, मैं इस ये जो जजमेंट आया है, इंटरिम जजमेंट आया है, इसका स्वागत करता हूं, लेकिन बेहतर ये होता कि अगर इसको पूरी तरह से स्टे कर दिया जाता। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है कि वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं, जब तक कि इसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, तब तक कि इसको पूरी तरह से स्टे नहीं किया जा सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं इसके संदीप जी, जिसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या है कि यहां पर हमको इसको दो चीजों से देखना पड़ेगा कि सरकार की संदीप जी आज की तारीख में नियत क्या है। सरकार इस एक बिल से संदीप जी, सिर्फ इस एक बिल से इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ पर सीधे सीधे हमला कर रही थी। देखिए कोई भी संदीप जी लेजिस्लेशन हो, वो हमको देखना पड़ेगा। कानून का वक्फ बोर्ड बहुत सी जगह जमीन कब्जाने के गोरख धंधे के अड्डे नहीं बन गए हैं, और जहां लखनऊ में आप बैठे हैं कितने साल से एक ही शख्स वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना बैठा है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? मैं सहमत हूं आपकी, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। देखिए करप्शन जो है वो हमारे सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। पार्लियामेंट से लेकर के और एक जिला पंचायत तक हमारे देश में करप्शन है, और वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है। लखनऊ के जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें आज भी कुछ मुझे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट पता है संदीप जी, जिसका किराया 1.5 से 2 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन उसका किराया 100-200 रुपए है। तो देखिए रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, लेकिन यहां पर हमको यह देखना पड़ेगा संदीप जी कि जो सरकार है वो रिफॉर्म चाहती है या समाज में डिवीजन चाहती है और अपने वोट सीधे करना चाहती है। अब क्या है कि देखिए मेरा तो एक बड़ा सिंपल मानना है कि जो अभी मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि सरकार इस एक एक्ट से इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर सीधे हमला कर रही थी। अब मेरा यहां पर एक बहुत बड़ा मानना है कि देखिए क्या है कि हम इस गांधी के देश में संदीप जी रहते हैं, और संविधान ने हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ हमको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं संदीप जी, आपको भी दी है। मैं तो आपकी तारीफ करता हूं कि आप अपनी उस ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। एक मिराज फैजाबादी का बड़ा अच्छा शेर है इसको लेकर के कि यार मख्तल से तो बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम संदीप जी, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कोई मसला हल नहीं होता, एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। नहीं तो कर दिया गया है क्या समाधान निकल गया है? से आप देखिए, नहीं ये क्लेश, वक्फ पर जो क्लेश है वो खत्म हो गया है क्या? नहीं खत्म देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फौरी राहत दी है संदीप जी, इससे कम से कम एक पॉज लगा है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 11 साल में सरकार ने जो भी लेजिस्लेशन पास किए हैं उसमें जनता के अधिकारों को सीमित किया गया है। संदीप जी बस एक 20 सेकंड मुझे देंगे। आज सुबह से बड़ी बहस हो रही है कि विपक्ष जीत गया, कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जीत गई, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया हार गया है। और मैं क्यों बोल रहा हूं संदीप जी ये? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार के द्वारा पारित किया गया एक बिल, एक एक्ट जो कि सरकार कानून बना रही है, उसमें जनता के अधिकार को सीमित किया जा रहा है
और सरकार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू अधिकतम पावर दी जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर दी जा रही है। गांधी जी का आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं था। गांधी जी के आइडिया ऑफ इंडिया में संदीप जी सरकार जनता के लिए उत्तरदायी थी, ना कि जनता सरकार के लिए। तो मैं तो ये आज सुबह से बोल रहा हूं, जितने भी शोज में गया हूं, ठीक है, एक गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया हार गया। ठीक है, गांधी आइडिया ऑफ इंडिया हार गया है, पर ये अंतरिम आदेश देकर और एक संविधान संशोधन हुआ, कानून बना, सरकार ने गाजे बाजे के साथ वो बनाया, 3 विवादित प्रावधानों पर स्टे लगाकर अंतरिम आदेश ही सही, अंतरिम आदेश के जरिए, सुनिए ना सवाल, फजीयत से बचा दिया सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, रीजन दिया है, साथ में रीजन दिया है क्यों कर रहे हैं। हुआ क्या कि इन्होंने पूरा वक्फ एक्ट की जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया कि इट शुड बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया पैरा 209 में, इन द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड दैट एनी केस इज मेड आउट टू स्टे द प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैच्यू। वो बोल दिया ना, वो एक तो सेकंड, बिल्कुल। द प्रेयर फॉर स्टे ऑफ द इम्प्यून्ड एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड। बिल्कुल, वो तो जब वकालत नहीं करोगे बोल दिया। देखिए, पूरे कानून को असंवैधानिक कैसे बताएंगे, यही तो पेच है ना। रीजन दिया ना कानून, अरे सुनिए ना, आप तो वकील हैं, आप बाल की खाल निकालेंगे थोड़ी, मैं भी सीख गया हूं आपकी सोहबत में बैठ बैठ के। जनाब पूरे कानून को असंवैधानिक तो नहीं बताया जा सकता, उसके प्रावधान तो असंवैधानिक हैं जिन पर स्टे लगा दी अंतरिम आदेश में। इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट की बात आ गई। और बैलेंसिंग कोर्टों एक्ट का हो रही काम है। क्या है, तराजू बना होता है, पल रहा बिल्कुल 4 महीने बराबर बाद तल भी रहा। अंतरिम आदेश, एक सेकंड। अंतिम आदेश क्यों नहीं आया? ये कौन डिसाइड करेगा, उसका मैं रीजन जानना दे चाह दिया। रहा हूं, क्योंकि आप नहीं सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। आप इसको पॉलिटिक्स से न जोड़िए, क्यों ना रीजन दे जोड़ूं? दिया उन्होंने कि भाई कोई केस में डाउट नहीं हुआ है अच्छा। कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अच्छा। वकालत ढंग से करोगे नहीं, पॉइंट आपके पास है नहीं, ये लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा। और पब्लिक में शोर मचाओगे, ये हो गया। अंतरिम आदेश ही क्यों दिया? अरे भाई देते, जब 22 मई से 15 सितंबर। आप इस रीजन से सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, मैं जानना चाह रहा दो केस इज मेड आउट हूं। अच्छा, फॉर और रिजेक्शन। रिजेक्शन तो हो गया, बात हो गई। अब उन्होंने समझ क्या में आ कह दिया, गई। देखो अब ये क्या पर कह दिया। रिजेक्शन में 5 साल भाई मुसलमान हो थे कि नहीं थे, रिजेक्टेड, नो Rejected. नो रोक लगा दी। नो क्यों? लो हाँ, बताइए। Until, क्या कहा? हाँ। Until the rules are framed by तो the ये- state government for तो providing रोक a तो लगा mechanism- दी ना, रूल्स बनाए बिना आपने संविधान Until- संशोधन तो कर rule तो दिया। कल बना लेंगे वो। तो संविधान ओहो। संशोधन कर दिया आपने। एक सेकेंड, नहीं संविधान ये संशोधन, भी तो, एक ये भी एक अरे- फटकार है। अरे नहीं, कुछ नहीं है, आप अच्छा। समझो उसको। मैं स्टैच्यू छोड़ दूं। स्टैच्यू बन गया, अमेंडमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उन्होंने कहा 5 साल की प्रैक्टिस वाला है, इसके लिए तो रूल अभी भी बनाइए। सरकार के लिए दरवाजा छोड़ दिया खुला, रूल बिल्कुल ना? खुला है। तो ये आलोक कुमार जो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हो। 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिस के प्रावधान पर रोक नहीं, सिर्फ राज्यों के नियम बनाने तक रोक लगी है। वेरी करेक्ट, यही इंटरप्रिटेशन है उसकी जो लिखा हुआ है हाँ। कि अनटिल तक, कब तक है, जब तक रूल नहीं बनेंगे। तो ये जो जैसे आपको- असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इसमें कि देख लीजिएगा, कानून के नियम केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य भी नहीं बनाने वो वाला। तो ही पावर उसको ही है, नहीं वो राज्य का भी, तो राज्य घूम बोर्ड फिर कर एक लौट के बुद्धू घर को आए। एक सेकंड, फिर राज्य- ये क्या रोक लगी है, क्या स्टे लगा है? जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, मैंने इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है, तभी तो स्टे लगाया 3 बड़े प्रावधानों पर। स्टे इज अंटिल द रूल्स आर मेड आउट। अरे भाई, डीएम को सारे आपने अरे अधिकार सुनो। दे दिए थे कि ये वक्त जमीन है या नहीं संदीप जी। है, बोले नथिंग डूइंग, ट्राइब्यूनल तय करेगा। आपको वो केस याद होगा जिसमें कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन का लीडर। तो रायता फैलाया और जा रहा है कि सुप्रीम- समाधान एक निकाला सेकंड, जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाँ। याद है ना वो? हाँ। उन्होंने क्या कहा था कि दिस अरेंजमेंट इज अंटिल द रूल इज मेड आउट, द सेम प्रोपोजिशन इज अप्लाइड हियर। कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है, संसद का काम है। अगर कानून संविधान और वो कानून सम्मत ऐसा नहीं है- बनाया जाएगा कि एक मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, 22 सदस्य केंद्र में है, तो 12 सदस्य धारा 9 के तहत 12 सदस्य गैर मुसलमान हो सकते हैं। और यहां पर गलत उदाहरण दे रहे हैं महेश वर्मा, सुप्रीम कोर्ट वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। वहां पर अगर उपराज्यपाल कोई मुसलमान है, वो नहीं हो सकता उसका चेयरमैन। साहब संदीप जी, ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में 10 बारी हुआ है, ये और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फिर भी ने कह क्या रहा है, कह दिया, मनमाना नहीं। क्या कह दिया हाँ। कि भाई इसकी मैक्सिमम 4 कर लो और उसमें 3 कर लो नॉन मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम विल रिमेन देयर। मतलब 4 ही ना, पहले तो 12 करने पर आप आमादा थे। 12 की नहीं है संख्या, ना ना ना, 12 हो सकती थी ना, मैक्सिमम लिखा है सकती थी ना। हाँ, तो वो गलत नहीं तो है। जानकारी तो नहीं उसको दे रहा हूं। उन्होंने मैक्सिमम को 4 और 3 कर दिया। हाँ, तो मैक्सिमम नॉन 12 मुस्लिम क्यों तो होंगे रहेगा भाई, ना। 22 में से? अरे भाई, तो हम क्या ये हिंदू बोर्ड में हो वो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि नहीं है? वो बिल्कुल सुप्रीम है। कोर्ट की पावर है कि नहीं? Unconstitutional। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए
सुरेंद्र राजपूत, पूरे कानून को तो असंवैधानिक नहीं बताया, कुछ धाराओं को बताया, उसमें भी अभी राज्य सरकार क्या कानून बनाते हैं। तो ये अभी जो थोड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं वो पता लगे कि नहीं बदला तो कुछ भी नहीं, सब जस का तस है। संदीप भाई, जब बुआ के मूंछ होगी तब तो उसको चाचा कहोगे ना, आज तो खुशियां मना लेने दो, मेरी बात को समझो आप। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े चक्रम लोग हैं। ये ना कहते फिसल गए तो कहते हर हर गंगे, हर की पैड़ी पे नहाने की जगह नहा नहीं रहे थे, लेकिन वहीं फिसल गए, किसी ने धक्का दे दिया, कहते हर हर गंगे हर हर गंगे। यही वाजपेयी जी थे, सारी की सारी हमने आपने और इन्होंने वाजपेयी जी ने बड़ी बहसें करी। उस वक्त तो क्या क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। देखो, दो तीन चीजें बड़ी साफ साफ समझ लो। पहली बात, अंतरिम आदेश अंतिम आदेश वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम तो साफ साफ कहते हैं एक बात को, हमें अंतरिम आदेश की खुशी है और अंतिम आदेश भी जो है वही आएगा जो संविधान से सम्मत होगा। अंतरिम आदेश भी संविधान सम्मत आया और अंतरिम आदेश में सबसे ज्यादा जूते लगे हैं इनको, तमाचे लगे हैं इनको। और जेपीसी वालों के, भारतीय जनता पार्टी के जो जेपीसी वाले हैं जिन्होंने विपक्षी सांसदों के डिसेंट नोट्स को फाड़ दिया था, उनको शामिल नहीं किया था, उन सब के जूते लगे। अब वो चाहे हमारे पाल साहब हो और चाहे भाजपा के बाकी सब लोग। कानून पर स्टे नहीं लगाया, राज्य सरकार नियम बनाएंगे तब आगे जो स्टे जहां रोका लगाया भी है वो भी तब तय होगा। अरे महाबली संदीप भाई, महाबली जी सुन तो लो, हम तो कह रहे जब वो तो आएगी तब की तब देखी जाएगी ना। फिलहाल तो आज की बात कर लो भाई। आज की डेट में भाजपा वाले बड़े दुखी हैं, उनके लगी है क्या नाम जलन हो रही है, उनको बर्नौल लगा दो। हम कहां कह रहे हैं कुछ और लगाओ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे उनके क्या नाम पेट्रोल लगाओ, बर्नौल लगा दो ना उनके। भाई आज आप कह रहे हो कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, कल में जब जैसा आज हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, आज जनता जीती है, संविधान जीता है, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कल भी इनको गैर संवैधानिक काम नहीं करने देंगे। अब आज की डेट में वाजपेयी जी भी और भारतीय जनता पार्टी के और समर्थक एक बात बताएं कि जेपीसी ने जो विरोधी दलों के डिसेंट नोट थे, चाहे वो इमरान मसूद साहब के हों, चाहे सपा के पार्टी के नेताओं के हों, चाहे टीएमसी के हों और चाहे असुद्दीन ओवैसी के, वो डिसेंट नोट्स को उठा लो आप, सारे डिसेंट नोट्स में वही बात है। हमने कानून को रद्द करने की थोड़ी बात की, ओवरहालिंग को खत्म करने की थोड़ी बात की, लैंड मैनेजमेंट को पूरा खत्म करने की थोड़ी बात की, भ्रष्टाचार को खत्म हो इसकी तो हमने समर्थन में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वक्फ बोर्ड में। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे से आपको याद होगा कि जफर फारूकी या कौन है वक्फ बोर्ड का यहाँ का अध्यक्ष जो 22 साल से बना हुआ है, उसका तो खुलासा मैं नहीं किया था आपके चैनल पे। अगर सब कुछ सही होता तो मैं उसका खुलासा क्यों करता। बेईमान है, भ्रष्ट है और सारी सरकारों में है, भाजपा के कल्याण सिंह की सरकार से लेके आज तक की सरकारों में है। संजय मिश्रा, आप बताओ मेरे को, 8 साल से योगी जी की सरकार है, यूपी के ही हैं। सुरेंद्र भाई सुनिए, ऐसा लगता है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट वहीं पहुंच गया जहां से चला था। हाँ, मैं आपसे फिर से कहता हूं, एक बात समझ लीजिए, इस देश में कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट की कोई वो नहीं थी, ये ना ये भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते, बल्कि इस कानून ने तो भ्रष्टाचार को पेट्रोनेज दी है। 2013-14 के कानून में भ्रष्टाचार अगर कोई करता था तो उसको 2 साल की सजा होती थी और गैर जमानती वारंट होता था। इस कानून में उन्होंने जमानती कर दिया है उसको। जफर फारूकी जैसे लोग या और जो भ्रष्टाचारी हैं वक्फ के, वो जमानत पा जाएंगे। एक्चुअल में इनकी मंशा हिंदू मुसलमान करने की थी और कोर्ट ने इनके मंशा पर पानी फेर दिया। आप बात समझो, बड़ी सिंपल सी बात है। और आज की डेट में ये कोई क्यों नहीं पूछ रहा है इनसे कि जेपीसी में जो डिसेंट नोट्स थे, आज की डेट में तमाचे पड़े हैं कि नहीं पड़े। गाल पे तमाचे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, क्योंकि सारे डिसेंट नोट्स जो हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने एक-एक करके धाराएं वही करी, तो चाहे वो तीनों चीजें। यही सवाल है रोहित आपके लिए भी, एक सेकंड रोहित अग्रवाल। तो विपक्ष जो बात कह रहा था, जो सवाल उठा रहा था और जो डिसेंट नोट्स भी दिए जा रहे थे जेपीसी में, जिसे दरकिनार कर दिया गया, वो संलग्न भी नहीं किए गए थे पहले, तो उन्हीं पर अहम फैसला देते हुए अंतरिम ही सही सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है। तो विपक्ष जो कह रहा था वो सही साबित हो रहा है क्या? संदीप भाई, पहली चीज तो ये है, विपक्ष अपनी छाती पीट रहा था
कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई हैं, तो ये संवैधानिक संस्था का ही फैसला है। हमने आपके साथ उस समय भी मैं डिबेट पे था और मैंने कहा था कि अगर कुछ गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगी, परंतु विपक्ष किस तरीके से अपने छाती के ऊपर छाती पीट रहा था ये हमारे पूरे देश ने देखा था। आज समाजवादी पार्टी वाले इसका स्वागत कर रहे हैं अंतरिम आदेश का, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहते नहीं, स्वागत क्यों नहीं करेंगे? जो मांग उठा रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, उनका संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये तो सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि नहीं? तमाचा शब्द क्योंकि महेश वर्मा ने इस्तेमाल किया, विपक्ष पर तमाचा, ये विपक्ष पर है कि सरकार पर तमाचा है? संदीप भाई, ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है। जिस तरीके से विपक्ष विलाप कर रहा था और निरंतर विलाप करता है कि संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई हैं, तो ये भी एक संवैधानिक संस्था ने ही आदेश किया है और सरकार के खिलाफ आदेश करने का काम किया है। दूसरी बात ये है, हमको और आपको ये समझना चाहिए, विपक्ष कह रहा था इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, वक्फ का कानून की कोई अमेंडमेंट की तो जरूरत ही नहीं थी। यही तो इनका तर्क था ना, इनके पॉइंट्स कहां थे? इनका तो क्लियर कट कहना था इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। आज कांग्रेस भी उसका स्वागत कर रही है, समाजवादी पार्टी भी स्वागत कर रही है। आप किसी भी कानून को की और बेहतर बना रहे हैं, उस प्ली पर संवैधानिक संशोधन लेकर आएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? ये आप वो एक महीन पेज जो है उसको आप अपनी जीत के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? संवैधानिक संशोधन लेकर आएगी सरकार, आपके पास नंबर्स हैं, तो पूरे के पूरे उस संशोधन को अगर वो लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति की संस्तुति मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट कोई खामखा आपके अख्तियार में, आपके अधिकार में थोड़ा घुसेगा। पर जो तीन बड़ी चीजें, तीन भी नहीं दरअसल 5 चीजों पर जो स्टे लगाया है, वो तो सीधे सीधे आईना दिखा दिया ना सरकार को। देखिए ऐसा है संदीप भाई, एक बात तो साफ हो गई कि इस कानून की जरूरत थी और ये कानून डिमांड में था। विपक्ष भी कह रहा है कि इस कानून की जरूरत तो थी, ठीक है ना, लेकिन ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था है कि अभी ये व्यवस्था और दुरुस्त हो सकती है, कि नोएडा की सड़कें और अच्छी हो सकती हैं क्या, पानी और अच्छा हो सकता है क्या, हवा और अच्छी हो तो आप कहेंगे और हो सकती है। कानून तो कोई भी और बेहतर हो सकता है ना। राम राज्य किस क्षेत्र में, या ऐसा बिल्कुल मुकम्मल कानून कौन सा है बताइए ना। आज तो हमारे आपके साथ डिबेट करते समय इन्होंने माना ना कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार है। हाँ, ये तो सीधे सीधे अध्यक्ष का नाम लेके कह रहे हैं कि साहब पहले जो ये हिंदू ट्रस्ट है वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। तिरुपति मंदिर में वो लड्डुओं में ही चर्बी मिलाई जा रही थी, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात नहीं, आप करना चाह रहे थे तो मैंने थोड़ा सा इसलिए आईना दिखाया। मुस्लिम के मस्जिद में भ्रष्टाचार है कि नहीं है, यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। नहीं, वो आप वो कह रहे थे कि जैसे वक्फ में ही, वक्फ के नाम पर ही अवैध कब्जे होते हैं, मंदिर नहीं बना दिए जाते, अवैध कब्जे नहीं किए जाते। पर विनोद अग्निहोत्री, एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री, ये अंतरिम फैसला आया है, सॉरी अभय दुबे, ये अंतरिम फैसला आया, अंतिम आ जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। उसने समय भी लगाया अंतरिम फैसला देने में, और अभी भी गुंजाइश छोड़ी हुई है कि वो अपने इस फैसले को में भी कोई संशोधन करे अंतिम फैसले में। लेकिन अभी जो फैसला आया है, मेरी निगाह में मुझे लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो वक्फ संशोधन कानून बना था वो कहीं मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के हनन का कानून न बन जाए। इसलिए उसने वो सारे पहलू उसके अंदर से निकालने या उन्हें रोकने या उन्हें सीमित करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि उन्होंने फूंक फूंक के कदम जरूर उठाया है, लेकिन एक सीमा तक वो इस कानून को बिना खारिज किए हुए इस स्थिति में लाने में तो कामयाब हुए हैं कि ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के हनन का कानून न बन जाए। अब अंतिम फैसला क्या होगा ये तो मैं कोई भी नहीं बता सकता। बैलेंसिंग एक्ट भी हो रही है क्या अबे भाई? बैलेंसिंग एक्ट भी हो रही है, अंतरिम फैसला अंतिम आएगा क्या बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद? बैलेंसिंग एक्ट तो है ही, निश्चित रूप से है, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा संदीप जी, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, आपके मंच पर भी मैंने कहा है कि लोकतंत्र की क्वालिटी सुधारने के लिए या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए और दूसरे कुछ इस तरह के काम करने के लिए
अगर हम लोग अपने सारे अंडे सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में रखना शुरू कर देंगे तो फिर हमें एक ना एक दिन इसमें काफी निराशा भी हो सकती है। टोकरी किसी दिन किसी मसले में गिर पड़ी, सारे अंडे टूट जाएंगे। दरअसल इन मसलों को वो तय करने की या उनको थ्रेश आउट करने की जगह जो है वो सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक्शन के जरिए। और वक्फ बोर्ड का मसला ऐसा है कि इसके ऊपर पॉलिटिकल एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर इस पर पॉलिटिकल एक्शन होगा तो फिर समाज में और विकृतियां फैलेंगी और बहुत ज्यादा सांप्रदायिक राजनीति आग पकड़ लेगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे भाई 5 साल से आप मुसलमान थे या नहीं थे, प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे या नहीं, अभी राज्य सरकारें इस बात को लेकर कानून बनाएंगी। अब इस बात को पकड़ा हुआ है, वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ये बात कह रहे हैं, कई लोग आज ये बात कहते सुनाई दिए हैं। तो अभी शको शुबा वो संशय जो है वो कायम है क्या? बिल्कुल है कायम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक कोशिश है। अंतिम फैसले में ये होगा तय कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। मैं नहीं कुछ कह सकता कैसा फैसला होगा, लेकिन यहां से एक सुराग दिखाई पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का सोच क्या है? सुप्रीम कोर्ट का सोच यह है कि वक्फ कानून में संशोधन भी हो और मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता सीमित भी न की जाए। और इसमें जो बात सुरेंद्र राजपूत दोहराते दिखाई दिए कि जेपीसी में जो डिसेंट नोट थे वो तो संलग्न भी नहीं किए गए, पहले बाद में हुए, तो वो आपत्तियां अब उनका संज्ञान दरअसल सुप्रीम कोर्ट लेता दिखाई दे रहा है, जिन्हें सरकार नजरअंदाज कर रही थी। सुरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा। वो तमाम डिसेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ था उस वक्त प्रकाशित हुआ था और मेरी वो जानकारी में है, उसमें यही सब मांगें उठाई गई थी। लोगों को उम्मीद ये थी कि इन सब मांगों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को ही खारिज कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन मांगों की जो भावना थी, वो जो शब्द थे, काफी कुछ इस सीमित फैसले में दिखाई पड़ते हैं। पर आदेश रावल, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देख लीजिएगा कानून के नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी, बात घूमकर क्या वहीं जाएगी या बाल की खाल निकाल रहे हैं? अभी भी कहीं ना कहीं एतबार करने को देश की संस्थाओं पर असदुद्दीन ओवैसी भी तैयार नहीं दिख रहे। नहीं, देखिए, विपक्ष तो बार बार ये बात कहता ही है कि हम इस बात को लेकर राजी नहीं है कि तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो फ्री हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो इसलिए कि पहली बार मैं ऐसा अंतरिम फैसला देख रहा हूँ कि जिसमें सत्ता भी राजी, विपक्ष भी राजी, दोनों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, दोनों तरफ लड्डू बट रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन जीता और कौन हारा है। संदीप जी, इस बिल की मंशा को समझिए। इस बिल की मंशा में ना मुझे राजनीति दिखाई देती है। वो राजनीति ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हिंदू अपीजमेंट, वो साफ साफ दिखाई देती है। और उसमें एक मैसेज ये है कि देखिए कैसे जो मुसलमानों की ज़मीन थी उसको भी सरकार ने जो है वो अपने अधीन कर लिया और वो उस हिसाब से उसमें फैसला करेंगे। अब ये बिल जब जेपीसी को भेजा गया था, इसके पीछे की मुख्य वजह ये थी क्योंकि ये सरकार एनडीए की थी और उसमें दबाव था नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का, क्योंकि उन दोनों का जो वोट बैंक था वो मुस्लिम वोट बैंक था, इसलिए जेपीसी गया था। फरवरी में जब डिसेंट नोट्स आए विपक्षी पार्टियों के, उसे सरकार ने शामिल नहीं किया गया और उसके बाद खड़गे साहब ने सदन के अंदर ये कहा था कि आप उनके मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रहे हो, यानी डेमोक्रेटिक राइट से छीन लिए जा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि दोनों तरफ राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहा है। अब आपने अभिजीत से पूछा था कि क्या इसका अंतिम फैसला विधानसभा चुनाव के बाद आएगा। दरअसल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा असर इस फैसले का बिहार के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा और हो सकता है कि बाद में ना आए, इसका जो अंतिम फैसला है वो पहले आ जाए। इसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है पहले आ जाए। ये क्योंकि जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमें किसी भी जी पहले आ जाए संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस आदेश को 4 महीने से आपने रिजर्व रखा हुआ था वो आज आपने अंतरिम के रूप में पेश किया है और एक ऐसा फैसला दिया कि जिसमें सब लोग जीते हैं, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां जीत गई, सबके अपने अपने वोट बैंक एड्रेस हो गए। और आज भी वो ये कि कानून पर स्टे से इनकार, फजीयत से बची सरकार, पर अगर ये अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में तब्दील होता है, 3 विवादित, बल्कि मैं कहूँ 5 विवादित जो कानून में प्रावधान थे, उन पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर वो अंतिम रोक में तब्दील हुई तो सरकार की तो फजीयत होगी फिर।
नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि उनके अलाइज कौन कौन है और किन किन के पहिए पे सरकार चल रही है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सरकार ऐसी है जिसने कभी भी अपने फैसले वापस नहीं किए, लेकिन इस पिछले 1 साल में आप देख लीजिए कि वक्फ बिल को इन्होंने जेपीसी को भेजा, लेटरल एंट्री को कैंसिल किया, ब्रॉडकास्ट बिल को विड्रॉ किया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वापस लिया गया। तो ये सब एक सिंबॉलिक है कि जब आपके पास 303 सीट थी तो आपके जुबान पे जेपीसी का नाम भी नहीं आता था, और आज जब आपके पास 240 सीटें हैं और आप एनडीए की सरकार है और वो नीतीश कुमार और नायडू साहब के पहियों पे चल रही है, तो आपको सोचना पड़ता है अपने एलाइज के बारे में भी। तो जो आपका मेन सवाल था वो ये था कि क्या अंतिम आदेश कब आएगा? विधानसभा चुनाव के बाद आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि पहले आ जाएगा, और उसमें जैसा मैंने कहा कि इस बिल के पीछे एक राजनीतिक मकसद है, उसकी मंशा साफ साफ है और दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, अपने अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि इस बिल के अंदर ज्यादा जो दिखाई देता है वो हिंदू अपीजमेंट है। जैसा धारा 370 के वक्त हुआ था, एक संदेश गया था कि अब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाके जमीन परचेज कर सकता है, क्या हुआ उसका? ऐसा ही इसमें है कि देखो मुसलमानों की जो जमीन थी उसको हमने छीन लिया, अब उसको हमारे राज्य का डीएम या बाकी जो जिनके चुंगल में वो जमीनें हैं महंगी हैं। दूसरा क्या, आप एक बात और समझिए, एजुकेशन रोक लगा दी ना, डीएम नहीं तय कर सकता इन वक्फ के अधीन जो आते हैं, डीएम तय नहीं कर पाएगा, एक ही लगाई ना। हाँ संदीप जी, मुसलमानों की वक्फ का जो जमीन है, ये जो मकसद है ना, ये उनकी वजूद का मामला है पूरा का पूरा। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन जमीनों के ऊपर, वो उनको आप समझिए बेसिकली जो इनके मेजर राइट्स हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वजूद जो है वो खतरे में है, इसीलिए इतनी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जिसमें आज सब लोग जीते हैं, जिसमें सब लोग जीते हैं। और सरकार के ऊपर भी बीजेपी पर घटकों का दबाव है, उसके चलते ये अंतरिम जो आदेश आया है, यही अंतिम आदेश में भी तब्दील होता दिखेगा। थोड़ी राहत मिलेगी तो खुशी रहेगी मुस्लिम खेमे में भी, और इधर बीजेपी वाले भी अपनी तालियां बजाएंगे कि हमारा काम भी हो गया। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।